चीन हथियारों में भी कर रहा है चोरी। भारत के आगे चीन के ये हथियार कुछ भी नहीं। चीन की होगी हार। भारत ने किया सफल मिसाइल टेस्ट। इसरो ने एक बार फिर चमकाया भारत का नाम। अब इसरो ने मचाई स्पेस में हलचल। भारत का नाम किया स्पेस में रोशन। तो दोस्तों, गलवान में शर्मनाक हार के बाद से चीन कुछ समय के लिए मुंह फुलाकर शांत बैठा था, लेकिन अब हाल ही में आ रही खबरों के अनुसार चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी हवाई गतिविधियां तेज कर दी हैं। चीनी लड़ाके अक्सर दोनों पक्षों के बीच 10 किलोमीटर के नो फ्लाई जोन नियम का उल्लंघन करते हुए LAC के करीब उड़ान भरते नजर आए हैं। दोस्तों, इस समय अगर चीन की आंतरिक हालत देखी जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है। लोग कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में शी जिनपिंग ने अपनी प्रजा का ध्यान देश की खराब आर्थिक स्थिति से हटाने के लिए प्लान बनाया है। ये योजना है अपने पड़ोसी देश से जंग छेड़ने की, जिससे कि चीनी नागरिकों का ध्यान बॉर्डर पे चला जाए। इस अशांति को बढ़ाने और भारत के संयम की जांच करने वो आए दिन भारत की सीमा के नज़दीक से अपना जेट उड़ाते नजर आ रहे हैं। एक बार में सामने आकर हमला करने में असमर्थ चीन थोड़े थोड़े कदम आगे बढ़ाकर मानो भारत को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है, और अपनी इस कोशिश में वो जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है वे सब दूसरे देशों के लड़ाकू जेट की नकल है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, चीन का J-11 लड़ाकू जेट जो पूर्वी लद्दाख में 10 किलोमीटर नो मैंस लैंड में उड़ान भर रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए भारत ने भी MiG-29, मिराज 2000 और नए शामिल किए गए राफेल जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। शेनयांग J-11 का एयरफ्रेम सोवियत डिजाइन सुखोई Su-27 पर आधारित है। रूस के साथ मिलकर किए उत्पादन समझौते का उल्लंघन करते हुए चीन के शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा शेनयांग J-11, जो कि सुखोई 27 की कॉपी है, चीनी एवियोनिक्स तकनीक का उपयोग करते हुए चीन ने J-11 के अपने संस्करण में रूसी तकनीक की नकल करने की कोशिश की है। इसलिए दोस्तों, ऐसे में भारत ने फैसला किया है कि वो LOC के बाद अब चीन की LAC पर S-400 तैनात करेगा। पहला S-400 स्क्वाड्रन जो रूस ने पिछले साल दिसंबर में भारत को भेजा था, उससे पहले ही भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात कर दिया गया है, जो उत्तर पश्चिम से चीन और पाकिस्तान दोनों को मात देने की क्षमता रखता है। दूसरा S-400 भारत चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। जून महीने के मध्य से चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास अपने सैन्य हथियारों की तैनाती तेज कर रहा है। S-400 मिसाइल प्रणाली का विमान प्रोटोटाइप है, जिसे विमान, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ भी किया जा सकता है। S-400 लंबी दूरी से आ रहे दुश्मन के विमान को नष्ट करने में सक्षम है। इसके बारे में भारत के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने चीन की इस हरकत के बारे में जवाब देते हुए कहा कि चीनी विमानों की गतिविधि पर हम बारीकी से नज़र बनाए रखे हुए हैं। जब भी हम चीनी विमान या दूर से चलने वाले विमान को LAC के बहुत करीब आते देखते हैं, तो हम अपने विमानों को हाई अलर्ट पर कर देते हैं। हमारे जेट सीमा तक जैसे ही पहुंचते हैं तो चीन जेट वहां से भाग जाते हैं। इससे उन्हें काफ़ी परेशान किया है। पिछले महीने भारत ने फिर से चीन से अपने सैन्य कर्मियों को हटाने, सीमा के विवादित क्षेत्र से चीन को अपने टेंट हटाने और भारतीय क्षेत्रों में चीनी सेना की लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए कहा। हालांकि इस बातचीत का कोई हल नहीं निकला, क्योंकि चीन युद्ध चाहता है। ऐसे में भारत ने भी अपनी ओर से भारतीय सैनिकों और सैन्य उपकरणों की उपस्थिति सीमा क्षेत्र में बढ़ा दी है। ऐसे में भारत ने हाल ही में LAC पर अपने अत्याधुनिक सैन्य हार्डवेयर को तैनात किया है। अपने सैन्य निर्माण में भारत ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक वेट लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर, राफेल लड़ाकू जेट, लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए स्विच सामरिक ड्रोन के हाई टेक्नोलॉजी प्रोटोटाइप और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को तैनात कर दिया है। हालांकि अब सवाल ये है कि चीन जो केवल नकल करके ही अपने सभी हथियारों का निर्माण करता है, वो कब तक इस भारत को उकसाता रहेगा, और अगर ऐसे में युद्ध होता भी है तो इस युद्ध में चीन अपने नकली हथियारों के साथ कब तक उस जंग में टिका रहेगा। चीन के अधिकतर हथियार या तो रूस के हथियारों की नकल हैं या फिर अमेरिकी हथियारों की नकल है। उन नकल के हथियारों के अभी तक किसी जंग में जांचा भी नहीं गया। आगे युद्ध होता भी है तो परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा।
लेकिन शायद चीन ये भूल रहा है कि ये नया भारत है, पहले तो छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़ता है तो उसे फिर भारत छोड़ता नहीं है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पिछले कई सालों में अगर कुछ लगातार बढ़ता जा रहा है तो वो है भारत का स्पेस प्रोग्राम। चाहे एंटी सैटेलाइट मिसाइल विकसित करना हो या फिर चांद के दक्षिणी छोर पर लैंड रोवर भेजने का जोखिम उठाना, इसरो ने भारतीय स्पेस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं। अब भारत दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी अपने प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल करता है। दोस्तों, अपनी उड़ान और ऊंची करने के उद्देश्य से अब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपनी उड़ान में नए पंख जोड़ने की तैयारी कर रही है। जल्द ही इसरो स्वदेशी स्पेस शटल का परीक्षण कर चुका है, जो कि अपने सफल टेस्ट में कर्नाटक के चल्लकेरे की साइंस सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ देखा गया और इसकी पहली लैंडिंग टेस्ट सफल होने के बाद से अब भारत ने एक और झंडा गाड़ दिया है। वहीं इस पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का कहना है कि हम एक ऐसे रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जो काफ़ी कम बजट, कम लागत और कम निवेश में बनकर तैयार हो। इससे पहले अमेरिका और रूस ने भी ऐसे अंतरिक्ष यान उड़ाए हैं। रूस ने अपना यान बुरान केवल एक बार 1988 में उड़ाया था, लेकिन उसके बाद उसने अपने सारे इवेंट्स कैंसिल कर दिए थे। फिर अमेरिका ने स्पेस शटल की 135 उड़ानें भरी और 2011 में ये समाप्त हो गई। तब से लेकर आज तक अमेरिका, चीन और भारत ही ऐसे देश हैं जो रीयूजेबल रॉकेट डेवलपमेंट पर अभी भी काम कर रहे हैं। अगर ऐसे में सब कुछ ठीक रहा तो भारत अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का पूरा परीक्षण 2030 तक कर सकता है। स्पेस एक्स की रॉकेट स्टेज रिकवरी एक्सपेरिमेंट्स की तुलना में इसरो का रीयूजेबल प्रोजेक्ट कहीं ज़्यादा जटिल है। यही कारण है कि इसमें पूरी तरह से महारत हासिल करने में समय लगेगा। इस पर एस सोमनाथ ने जानकारी देते हुए कहा कि उड़ान भरने के बाद ये रॉकेट खुद नेविगेट और ग्लाइड करता हुआ बिना किसी पायलट के सफलतापूर्वक चला करे कर्नाटक के रनवे पर चला। इसलिए इस प्रयोग नाम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट यानी RLVLEX है। स्पेस एक्स के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की जाक्सा स्पेस एजेंसी और जेफ बेजोस की प्राइवेट कंपनी ब्लू ओरिजिन भी ऐसे ही रीयूजेबल स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बनाने की रेस में शामिल हैं। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर इसमें क्या खासियत है। तो दोस्तों, इसकी खासियत बताते हुए इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि इसे एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल या RLV भी कहा जा सकता है। इसका अगर परीक्षण सफल रहा तो ये स्पेस लॉन्चेस के खर्चे को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। हमें ऐसे लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत है जिसे कम से कम 15 बार इस्तेमाल किया जा सके। अगर लॉन्च के खर्चे कम होंगे तो उन पैसों को और ज़्यादा लॉन्चेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये RLV अमेरिका के स्पेस शटल जैसा होगा और ऑर्बिट में सैटेलाइट पहुंचाने के बाद ये वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। ये रनवे पर किसी एयरप्लेन की तरह लैंड करेगा और अगले मिशन के लिए तैयार होगा। इस तरह से 15 बार लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये टेक्नोलॉजी भारत में पहला मानव रहित विमान है जिसका उस सफल परीक्षण किया था, जो कि सफल रहा था। ये एक तरह से RLV का प्रोटोटाइप था जिसे हाइपरसोनिक फ्लाइट, ऑटोनोमस लैंडिंग और पावर्ड क्रूज फ्लाइट का परीक्षण करने के लिए बनाया गया था। अब भारत उसी तकनीक पर आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहा है। चल्लकेरे में होने वाली ये लैंडिंग और इसरो के इससे पहले भी पेश मिशन ये साबित करते हैं कि जब बात अंतरिक्ष की हो तो भारत और इसरो किसी से कम नहीं है और हम आज भी अपने साथ दूसरे देशों की भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।